न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। हरियाणा की राजनीति में रोजगार को लेकर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के नेता नौकरियों को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। विपक्षी नेता सिर्फ रोजगार और नौकरियों का ही मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हरियाणा में बाहरी लोगों को रोजगार देने पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पार्टी के तमाम सांसदों और नेता के साथ चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसवाईएल, चंडीगढ़ विधानसभा, भाखड़ा समेत दूसरे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा है, लेकिन रोजगार और नौकरियों को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा और सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। नौकरियों में ग्रुप ए, ग्रुप डी और ज्यादातर बाहर के बच्चे लगते हैं। एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लोग लगाए गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी बाहर के लोगों को हरियाणा में नौकरी दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि बिना पर्ची, बिना खर्ची की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने एसडीओ की भर्ती की है, जिसमें 90% लोग बाहर के हैं और प्रदेशों के लगाए गए हैं। अगर 90% प्रदेश से बाहर के लोगों को यहां नौकरी देंगे तो हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान कहां जाएगा। अभय चौटाला के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी नौकरियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, सवाल उठाए हैं। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 4800 के लगभग पीएचडी और नेट अभ्यर्थी हरियाणा के थे, जिन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। अपने आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल होंगे। स्थानीय और बाहरी पर क्यों सियासत इतनी गरमाई है? क्या हरियाणा के हकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? खिलाड़ी शान बढ़ा रहे हैं, क्यों इस पर घमासान मच रहा है? रोजगार को लेकर विपक्ष क्यों इतना हमलावर हुआ है? क्या युवाओं के नाम पर अब हरियाणा में राजनीति हो रही है? तो ये कुछ सवाल भी हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ग्रुप बी एचपीएससी के माध्यम से जो नौकरियां लग रही हैं हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो एचपीएससी के चेयरमैन लग जाएं। आप अंदाजा लगाओ, यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के सदस्य तक हरियाणा के लोग रहे हैं, मगर एचपीएससी में कोई इतना काबिल नहीं मिल पाया। तीसरी जो सरकार की उपलब्धि है वो है बेरोजगारी। पिछले दिनों एसडीओ की भर्ती की गई, 90% एसडीओ जो है बाहर के लगाए गए। बिना पर्ची, बिना खर्ची की बात करने वाले लोग, अगर 90% बाहर के लोगों को नौकरी यहां देंगे प्रदेश में, तो हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान कहां जाएगा? देखो, बारी बारी दिखता है। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती निकली 600 कुछ, 148 पास हुए, 158 पास हुए। 4800 कैंडिडेट जो थे वो नेट पीएचडी के। आपने खुद रिजल्ट देखा है, 50% दूसरी स्टेट के इसके अंदर सिलेक्ट है। ये साफ दिखाता है कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है, पेपर के नाम पर उसको बताने की है, जगह जगह घुमाने। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्यों ये मुद्दा इतना ज्यादा उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के हकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरी का अधिकार यहां के युवाओं से छीना जा रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उसी राज्य को मिलता है, यानी बाहरी राज्यों से अभ्यर्थी यहां पर लाए जा रहे हैं। और अब चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। राम राजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। शर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। गर्ग साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। विजेंद्र साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सुरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शर्मा साहब मैं आपका ही रुख करूंगी।
ये जिस तरह से बातें हो रही है ना हरियाणा के रोजगार को लेकर, खासतौर पर युवाओं को लेकर, यहां पर यह मुद्दा बहुत समय से उठाया जा रहा है और अब इस मुद्दे को एक नया मोड़ दे दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि बाहरी राज्य के युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, बल्कि हरियाणा के युवाओं को उतना रोजगार भी नहीं मिल रहा है। आप बिना पर्ची बिना खर्ची की आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जबकि आप तो खुद हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं जी। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। ऐसा है, जो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, ये बिल्कुल निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे बच्चे भी बाहर नौकरी लगे हैं, जैसे राजस्थान में है, कोई गुजरात में लग रहा है, कोई उत्तराखंड में लग रहा है, कोई यूपी में लग रहा है। तो कुछ परसेंटेज बच्चे बाहर से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी बाहर जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के हमारे यहाँ आते हैं। और जहां तक एचपीएससी के चेयरमैन की बात है, कह रहे हैं ये बिहारी है। मैं पढ़ रहा था आपका आपने जो टॉपिक भेजा था जी। ऐसा है, ये हरियाणा कैडर के आईएफएस अधिकारी हैं और जो जहां पर नौकरी करने लग जाता है वो वहीं का हो जाता है, वहीं बस जाता है। जैसे उत्तराखंड में हमारे बहुत हैं, ये सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं। इन्होंने वहां से भी चुनाव लड़ा था, हरिद्वार से मेयर का, ये वहां पे मेयर रहे हैं, नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं। और अब हरियाणा से सांसद हैं, सोनीपत से। रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वो बाहर से राजस्थान से एमपी राज्यसभा हैं। और ये नरेश बंसल जी हैं, ये हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं और वहां से उत्तराखंड से राजनीति कर रहे हैं, वहां देहरादून में रह रहे हैं, एमपी राज्यसभा है। ओम प्रकाश जमदग्नि जी हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और जहां तक जो आदमी, जैसे हमारे कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, वो चंडीगढ़ के नागरिक हो गए हैं। तो इनके आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, तथ्यों से परे हैं। जबकि सच्चाई ये है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए हैं और बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी आएंगे। और भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। उसको हमारे मुख्यमंत्री जी, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले, छत्ती बरादरी के लाडले, उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं और उलझुल भाषा बोलते हैं। अजय सिंह चौटाला ने जो भाषा बोली थी, उससे ये सरासर साबित होता है कि वो चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी के विद्यार्थी नहीं है। वो उन्होंने राहुल गांधी की नर्सरी में, राहुल गांधी की पाठशाला में उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया है और वो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। जो उनकी भाषा थी, ठीक है, वो देशद्रोहियों वाली भाषा थी। शर्मा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल गांधी विदेश में जाके देशद्रोहियों से मिले हुए हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। चलिए ठीक वही है। भाषा नहीं, देखिए रामराजू जी, एक मिनट सर, रुक जाइए। देखिए, सरकार आपकी है सर, सरकार आपकी है, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो विपक्ष का काम ही है सर सवाल उठाना। विपक्ष तो सवाल उठाएगी। और हरियाणा में बेरोजगारी का जो ये मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक ट्विस्ट ऐड हो गया है कि बाहरी राज्यों के युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। ठीक है, मैं एक बार कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लूं। ठीक है शर्मा साहब, 1 मिनट आप रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। शर्मा साहब, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही, ठीक है, एक बार उनका भी पक्ष जान ले, एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का भी पक्ष जान ले। बजरंग दास गर्ग, रामराजू जी कह रहे हैं कि ये तो बेबुनियाद है, निराधार आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तरजीह भी दी जा रही है हरियाणा के युवाओं को और उनके लिए रोजगार के अवसर भी हर दिन पैदा किए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर फुल चर्चा है कि नौकरियां जो भी है, पहला पोस्ट तो निकोदी निकलती है तो कैंसिल हो जाती है, थोड़ी बहुत आती है, उसके अंदर भी बाहर के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और यहाँ तक हरियाणा सरकार जो लगातार हरियाणा के युवाओं का हक मारने का काम कर रही है। यहाँ तक कि आपके सामने एवी की जो नौकरियां निकली, मैक्सिमम लोग बाहर के भर्ती किए गए।
असिस्टेंट इंजीनियर 214 में से 185 नौकरियां, देखिए आप, बाहरी लोगों को दिया, 80% लोगों को बाहर के लोगों को दिया गया। नहर विभाग के अंदर 29 नौकरियों में से 28 व्यक्तियों को नौकरी बाहर की दी गई। इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो था उसके अंदर 80 में से 78 लोगों को, सिर्फ हरियाणा के लोगों के पाती 2 आई, 78 लोगों बाहर के लोगों को नौकरी दी गई है। यहाँ तक कि एजुकेशन विभाग के अंदर 153 में से 106 बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम किया। 60 डीएसपी, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की भर्ती की गई है हरियाणा के अंदर, 60 में से एक। इसी प्रकार असिस्टेंट फॉरेस्ट विभाग के अंदर देखिए 60 में से सिर्फ दो व्यक्ति की भर्ती करने का काम किया है। ये तो या तो बाहर के लोगों को लाएंगे या नौकरी नहीं लगाएंगे, पद खाली रखेंगे, ये इनका काम है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बार बार बोल रहे थे भी बाहर का नहीं अंदर का फलाना, ये खुद इनकी बातों से मैं स्पष्ट जल रहा है कि अंदर बाहर कुछ नहीं, हम तो बाहर के लोगों को पद भी देंगे, नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 3 करोड़ हरियाणा की जनता है, 3 करोड़ जनता में इनको हरियाणा का एचपीएससी कोई चेयरमैन नहीं ढूंढा पाया, कोई व्यक्ति नहीं पाया। जब चेयरमैन आप बाहर का रखोगे तो युवाओं को नौकरी भी बाहर की मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो वो सरकार है, एचपीएससी ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए टैक्सियों के अंदर नगद बरामद होते हैं, पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी ये मौन रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, उसी व्यक्ति को फिर दोबारा एडजस्ट कर देते हैं। एसडीओ की भर्ती 90% एसडीओ भी बाहर के लगाए जाते हैं। ये सरकार का काम है। ये तो पेपर लीक 37 पेपर से ज्यादा तो इनकी सरकार में लीक हो गई। ये कहते हैं हम खर्ची पर्ची, तो तुम्हारा खर्ची पर्ची कैसी होगी जिस राज लेकिन बजरंग दास जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है ना कि हमने तो 75% नौकरी आरक्षण का कानून बनाया है, ये हमने किया है। कांग्रेस ने तो अपने इतने साल के शासन में तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि हम हरियाणा के युवाओं को तरजीह नहीं दे रहे हैं बल्कि बाहरी राज्यों के युवाओं को दे रहे हैं, जबकि सबसे पहले उनके लिए कानून हमने बनाया। मैं उसी को ऊपर ही आ रहा था जी। जो 75% जो प्राइवेट सेक्टर जिसको उद्योगों को बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने कानून बनाया 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगे। सिर्फ कागजों में 75 व्यक्ति को इन्होंने रोजगार नहीं दिया और उद्योग के माध्यम से लाखों युवाओं के नौकरी खा गए। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। कितने उद्योग पानीपत के अंदर बंद हो गए, कितने टेक्सटाइल और यहाँ तक कि बादरगढ़ के जो फुटवेयर की फैक्ट्री है कितनी बंद हुई है आपके सामने। प्लाईबोर्ड का हब यमुनानगर में थे, कितनी फैक्ट्री, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। चलिए ठीक है गर्ग साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए ठीक है सर, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है विजेंद्र जी जवाब तैयार रखिए। ठीक है गर्ग साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी जवाब तैयार रखिए। बीजेपी कह रही है कि कानून तो हमने बनाया युवाओं के लिए, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां हम दे रहे हैं, हर साल हम हजारों युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और उनके लिए रोजगार के अवसर हम हर दिन पैदा कर रहे हैं। फिर ये इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तो पूरी तरह से निराधार है कि बाहरी राज्यों के युवाओं को तरजीह दी जा रही है। हरियाणा के भी तो युवा हैं जो बाहरी राज्यों में जाके नौकरी कर रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए भी जा रहे हैं, नौकरी के लिए भी जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं या बाहर के हरियाणा प्रदेश में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा कि हमारी सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, वो बताए किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां की गई है और उसमें हरियाणा प्रदेश के कितने भर्ती हुए और बाहर के कितने भर्ती किए गए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, यदि सरकार अपने जगह पर सही है तो वो हर डिपार्टमेंट की हर वैकेंसी जो इनरोल की है उसको सबके सामने रखने का काम करे। जो बार बार बात उठाई जा रही है, चाहे वो अभय सिंह चौटाला ने एसडीओ के बारे में कहा मैं 90% एसडीओ बाहर के लिए गए, चाहे वो एचपीएससी के हमारे चेयरमैन आलोक वर्मा जी हैं वो बाहर से लगाए गए। जब मुखिया और मालिक की बाहर का होगा
तो भर्ती तो बाहर की होनी स्वाभाविक ही लग रही है, कहीं ना कहीं उसमें वेटेज तो देते ही दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें यदि सरकार पाक साफ है तो ये श्वेत पत्र जारी करे, अन्यथा ये मान ले कि भाई हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा शासन दिल्ली से चलता है। जब दिल्ली से शासन चलेगा तो दिल्ली के आकाओं को भी खुश करना पड़ता है, उनको भी प्रसन्न रखना पड़ता है और उनके भी बात को वेट देना पड़ता है। इसलिए हमारी मजबूरी है, हमें हरियाणा का युवा नहीं, हमें तो दिल्ली की सरकार को देखना है। वास्तव में मैडम ये बहुत ही गलत बात है और ये बिल्कुल एक बहानेबाजी है कि बाहर हमारे लोग भी बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, कुछ ही परसेंटेज आपको मिलेगी और कुछ स्टेट में तो बिल्कुल बैन कर रखा महाराष्ट्र जैसों में कि हम नहीं लेंगे बाहर के लोगों को, क्लियर लॉ है, वहां का रूल है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में देखो किस प्रकार से 90% लोग बाहर के लिए जाते हैं। और यहाँ तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात नहीं है, ग्रुप सी और डी में भी पीछे किस प्रकार से रोहतक में हंगामा हुआ था, जहां पर स्पष्ट रूप से ये लगाया गया था कि हरियाणा प्रदेश के डोमिसाइल की बजाय 5 साल का डोमिसाइल, चाहे बाहर का व्यक्ति है, यदि 5 साल से वो हरियाणा प्रदेश में रह रहा तो वो एलिजिबल माना गया कि वो तो हरियाणा प्रदेश का नागरिक बन गया और हरियाणा प्रदेश में जॉब के लिए एज इक्वल टू हरियाणा जो सिटीजन है उसके इक्वल इन्होंने मान करके उनको एनरोल करने का काम किया हरियाणा प्रदेश में। तो आखिर में हरियाणा प्रदेश का युवा कहाँ जाए, किसके पास वो रोजगार लेने के लिए मांगेगा, किसके आगे वो झोली फैलाने का काम करेगा? ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। हरियाणा सरकार को जरूर इस प्रकार का रूल लेकर के आना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनको रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश का युवा अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आज हरियाणा प्रदेश के मैडम गांव के गांव खाली हो गए, वो रोजगार के लिए विदेशों में भाग रहे हैं बेचारे, और वहां किस प्रकार से अपमानित होकर के डिपोर्ट भी वो हो रहे हैं कुछ लोग, और कुछ मारे इधर उधर फिर रहे हैं ताकि हमारा रोजगार सुनिश्चित हो जाए। कितने घर बर्बाद हो गए हैं, खुद इनकी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, कितने लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं जो गलत तरीके से। दो बातें आपने यहाँ पर रखी, ठीक है, ये सारा सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। यदि सरकार युवाओं के हित की नीति बनाने का काम करे तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है और प्रदेश के युवाओं में भरोसा हो सकता है। इनेलो भी लंबे समय तक सत्ता में रही हरियाणा में, क्या तब आप बाहरी युवाओं को रोजगार देने से या बाहरी युवाओं के हरियाणा में प्रवेश करने पर आप कोई पाबंदी लगा पाए या उन्हें रोक पाए? नहीं सर, नहीं रोक पाए, आप नहीं रोक पाए, ठीक है। पहले पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि युवाओं को तरजीह नहीं दी जा रही है, दिल्ली में आला कमान को खुश किया जा रहा है। सर दिल्ली से ही सब कुछ चल रहा है, केंद्र तो यही है ना सर, तो राज्य में क्या चल रहा है वो केंद्र को पता होना चाहिए और केंद्र तभी उन चीजों को लेकर आगे कोई रणनीति सटीक तौर पर बना पाएगी कि राज्य में आखिर आगे चीजों की जरूरत किन किन चीजों की है, उसी हिसाब से सर स्ट्रैटेजी बनेगी। तीसरी चीज आपने ये कही कि यहाँ पर जो युवा हैं उनको, जो बाहरी युवा हैं वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और फिर वो डिपोर्ट हो रहे हैं, जो यहाँ से डोंकी रूट से जो यहाँ पर जा रहे हैं। सर अगर वो गलत तरीके से जाएंगे, अगर कोई गलत तरीके से भारत में आएगा, अगर कोई गलत तरीके से हरियाणा में आएगा तो क्या सर आप उनको रहने देंगे? आप खुद उनको डिपोर्ट करेंगे सर, यहां से आप खुद उनको यहां से बाहर हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो अगर कोई गलत तरीके से जा रहा है, उसे अगर डिपोर्ट किया जा रहा है तो सर ये तो उस देश का कानून है ना। कम से कम बीजेपी ने सर युवाओं के लिए वो कानून बनाया, तो वो कानून बनाया तो 10 सेकंड मुझे दे दें अभी। ठीक है सर, सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद में सुरेश जी का रुक करूंगा। सेंटर को पता होना चाहिए स्टेट में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चली हुई है, पता होना एक अलग बात है और उसी के निर्देशानुसार चलना वो एक अलग बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी सप्ताह में कितने दिन दिल्ली में रह करके वहां से गाइडलाइंस लेने का काम करते हैं कि हम किस प्रकार से और किस प्रकार की नीतियां लागू करने का काम करें। केंद्र सरकार जो भी नीति लागू करती है उसकी बढ़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना मजबूरी हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो उसके अधीन रह करके काम करती है। जिस प्रकार से विकसित भारत जी राम जी इन्होंने लागू करने का काम किया उसमें कितनी सारी डीमेरिट है, लेकिन हरियाणा प्रदेश को तो उसका गुणगान भी करना पड़ेगा और सबसे पहले उसको लागू भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रदेश हित में हो। उस विषय पर हम करेंगे चर्चा बाद में, अभी वो विषय नहीं है, ठीक है, अभी वो विषय नहीं है। सुरेश पाठक जी, जेजेपी कहां स्टैंड कर रही है इस पूरे विषय को लेकर? एक मुद्दा रोजगार का,
युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा था वो पहले भी था, वो अब भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस मुद्दे को, उस परेशानी को खत्म करने के लिए बीजेपी कानून बना रही है, बीजेपी आगे इनिशिएट कर रही है, आगे बढ़ रही है उन चीजों को खत्म करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने 75% रोजगार का जो मुद्दा उठाया प्राइवेट सेक्टर्स में। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्लियर भी करना चाहूंगा कि जो 75% रोजगार का मुद्दा था वो केवल बीजेपी का नहीं था, वो गठबंधन सरकार का था और जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जननायक जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट इंडस्ट्री में 75% रोजगार के लिए आरक्षण का मुद्दा जननायक जनता पार्टी लेके आई थी। दूसरी बात आपने कही रोजगार की। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की सुने तो मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में किसी युवा को रोजगार की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि हरियाणा में खुशहाली खुशहाली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में या नायब सिंह जी के नेतृत्व में है। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल, अभी ग्रुप सी की जो सीईटी के एग्जाम्स हुए थे उसके मैं बता देता हूँ, उससे जुड़ा। 28 मई 2025 को ग्रुप सी के लिए आवेदन खोले गए कि ग्रुप सी के एग्जाम होंगे, उसके लिए आवेदन खोले गए और 12 जून 2025 इसकी लास्ट तारीख थी। यहाँ पे मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का उसमें वैलिड नहीं रहेगा। तो सरकार की रोजगार की नीति ये है कि उन दिनों जो जिस साइट पे सर्टिफिकेट अप्लाई होता है वो साइट बंद कर दी गई, उस साइट पे सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं। युवाओं को अपने रोजगार के लिए जो एससी कैटेगरी के भाई थे या बीसी कैटेगरी के थे, उन्हें जनरल कैटेगरी में अपने आप को फॉर्म फिल करना पड़ा। तो ये सरकार की बदनीयती है रोजगार देने के लिए। दूसरी चीज, उसके बाद युवाओं ने कोर्ट की गुहार लगाई। कोर्ट की गुहार के बाद एचएसएससी प्रशासन ने साइट को दोबारा खोला, लेकिन कंडीशन ये लगाई कि अगर आप 14 जून से पहले का सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। जबकि 14 जून से पहले तो साइट ही बंद कर दी थी सरकार ने, तो अभ्यर्थी कहां से सर्टिफिकेट लेके आते। चलिए, ये मुद्दा हो गया पुराना, मैं अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं हाल ही का मुद्दा लेके आऊंगा। हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय भाई साहब ने जो आज मुद्दा उठाया एचटेक का, एचटेक के मुद्दे पे एक ध्यान से सुनने वाली बात है और मैं चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता इसमें स्पष्ट जवाब भी दे, क्योंकि प्रदेश की जनता भी उनको सुन रही है। 1284 अभ्यर्थी हैं जो पास कर दिए जाते हैं बेनिफिट ऑफ एरर। आज तक नहीं सुना होगा प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में कि बेनिफिट ऑफ एरर, कि बेनिफिट ऑफ एरर क्या है, कि कहीं क्वेश्चन मार्क या कहीं फुल स्टॉप का अगर कोई एरर है, उसमें 1284 अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाता है। एक बोर्ड के जब सचिव अपना रजिस्ट्रार के पास फाइनल रिजल्ट लेके जाते हैं तो रजिस्ट्रार साहब जो हैं उनके रिजल्ट को वापस कर देते हैं और सचिव का ट्रांसफर कर दिया जाता है। सचिव के ट्रांसफर के बाद उनका नए सिरे से फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें 1284 अभ्यर्थी नए जोड़ दिए जाते हैं। अब उन अभ्यर्थियों का पता नहीं है कि वो कहाँ से हैं, कौन है, क्या नाम है उनके। तो ये तो सरकार की युवाओं के प्रति रोजगार को लेकर सरकार की सोच है। आप इसमें कहाँ तक सरकार को ये कहेंगे कि ये हरियाणा की जो सरकार है वो लोगों के रोजगार के प्रति आज जागरूक है? देखिए, मैं HKRN एक बहुत अच्छी मुहिम थी कि हरियाणा के अंदर ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया। आज मैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट पे चेक करता हूं कि वहां वैकेंसीज कितनी है प्रदेश के युवाओं के लिए और पिछले कितने टाइम से कितनी वैकेंसीज। HKRN की साइट पे प्रदेश के युवाओं के लिए वैकेंसीज नहीं है। अगर प्रदेश के युवाओं को HKRN की साइट पे अप्लाई करना पड़ता है तो उनके लिए जो वैकेंसी आ रही है वो इजराइल के लिए आ रही है, वो स्लोवाकिया के लिए आ रही है, वो रशिया के लिए आ रही है, वो नॉर्वे के लिए आ रही है, वो जर्मनी के लिए आ रही है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले आप 1.5 लाख रुपए जमा कीजिए। अब 1.5 लाख रुपए जमा करके अगर कोई यहाँ से हरियाणा का नागरिक या प्रदेश का नागरिक आपके इन्हीं तमाम सवाल और इन्हीं तमाम आरोप के साथ में सीधे राम राजू जी का रुख करती हूँ। राम राजू जी,
पहला सवाल तो जैसा अभी आपने प्रवक्ताओं को सुना, सुरेश पाठक जी को सुना, विजेंद्र जी को सुना और गर्ग साहब को सुना। दूसरी चीज सर ये है कि आरोप ये भी लग रहा है कि आपके जो आंकड़े हैं ना रोजगार देने के, वो कागजों पर तो बड़े मजबूत है लेकिन जमीनों पर नहीं है। और फिर सर सरकार आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी है। देखो, इन्होंने HKRN का जिक्र किया, मैं वहीं से शुरू हो जाता हूं। ऐसा है, पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे इनकी रही हो, पहले ठेकेदारी प्रथा होती थी हर डिपार्टमेंट में, और मुख्यमंत्री अपने चेते को ठेकेदार लगा देता था। ठेकेदार पैसे लेकर भर्ती करता, 2-4-6 महीने रखता, ना उनका PF ESI जमा कराता, ना उनका पगार देता, फिर निकाल देता, फिर नए भर्ती कर देता, फिर उससे पैसे लेता। ये प्रथा चली आ रही थी। हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद करी, कौशल रोजगार निगम लेकर आए। ये कौशल रोजगार निगम में वही बच्चे हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं। जब हमारी पार्टी ने उनको सेकंड टर्म का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तब उन्होंने वायदा किया था, एक तो इनसे, ये ठेकेदार के बच्चों से, एक कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग है, उस टाइम में उन्होंने 24,500 के करीब बच्चों की भर्ती रोक दी थी उस टाइम में। तब उन्होंने वायदा करा था कि भाई 24,500 बच्चों को मैं पहले रोजगार दूंगा, उसके बाद में मेरी सरकार, भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी, और मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले इन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा, इनका ज्वाइन कराऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसा ही किया, और इनसे भी वायदा किया था कि भाई मैं एक स्पेशल विधेयक लाऊंगा इनके पक्ष में और इनको रोजगार की गारंटी दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल विधेयक लाए इन HKRN के बच्चों के लिए, और इनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। और आज युवा हमारे साथ है, सबसे ज्यादा भर्तियां हमने करी, वो भी मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के। लेकिन आज किसान का बेटा, मजदूर मुद्दा का तो बेटा, यही गरीब है, का बेटा, जिसकी स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला ही तो मुद्दा है। नहीं लगा था, हाँ। आज मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। हर क्षेत्र में हमने अच्छा काम करा, इसलिए ये युवा शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति हमारे साथ है, किसान भाई मुद्दा हमारे ये है साथ ना है। कि हरियाणा में उद्योग है, हमारे को है, हरियाणा में उद्योग है, फिर भी युवाओं को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एक मिनट सर, आशीर्वाद से बनी। शर्मा जी, एक मिनट सर, एक मिनट। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात, सरदार पटेल के बाद में लोक पुरुष के रूप में जाने जाने रामराजी जी, आपकी सारी बातें सही हैं, ठीक है, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन सर, सर एक बात मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन सर मुद्दा ये बाहरी और स्थानीय वाली राजनीति पर टिक रहा है। क्यों युवाओं के रोजगार के साथ राजनीति वाली चीजें होती हैं? सरकार आती है, सरकार जाती है, उनके सबसे पहले जो सर मुद्दा होता है, जो सबसे पहला संकल्प यही होता है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। फिर आप पर यह आरोप लग रहा है कि उद्योग तो है हरियाणा में, लेकिन फिर युवा पलायन क्यों कर रहे हैं सर? क्यों जा रहे हैं बाहरी राज्यों में और बाहरी राज्यों के युवा यहां आ रहे हैं? यही मुद्दा है। देखो, इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ, ये 75% हरियाणा का नागरिक होना चाहिए हमारी सरकार बिल्ले का ही। और रही बात जहां अच्छा ऑफर मिलेगा, हमारे बच्चे भी कोई गुजरात में नौकरी कर रहा है, कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई हरिद्वार में मोर देन 50% हमारा हरियाणा बसा हुआ है, ऋषिकेश माध्य आधा हमारा हरियाणा बसा हुआ है, देहरादून में 30-40% हरियाणा बसा हुआ है। ये तो क्या है, एक औद्योगिक नगरी हो जाती है, वहां पे पर्यटन केंद्र हो जाता है, वहां बाहर के लोग बस जाते हैं वहां पे। हमारे गुड़गांव में देख लो आप, गुड़गांव में पूर्वांचल के भाई बहुत बसे हुए हैं, फरीदाबाद में, NCR में बहुत बसे हुए हैं। ऐसे हमारे दूसरे अन्य प्रांतों में गए हुए हैं, बम्बे गए हुए हैं, गुजरात गए हुए हैं हमारे। तो ये तो जहां अच्छा ऑफर मिलेगा, जहां उनको अच्छा प्रोग्रेस होगी, वहां पे जाकर बस जाएंगे हमारे। ठीक है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया था हमारे भाई ने कि बजरंग दास गर्ग जी हमारे बड़े भाई, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, इन्होंने कहा था HPSC का चेयरमैन बिहारी है, पूर्वांचल से है। उन्होंने 30-35 साल हरियाणा में नौकरी करी, हरियाणा कैडर के IAFS रिटायर्ड हैं वो। तो ये तो हरियाणा के हो गए। ऐसे जस्टिस IP वशिष्ठ, मैं इनकी यादाश्त को ताजा कर दूं, हरियाणा के हमारे जस्टिस IP वशिष्ठ जी
नारायण तिवारी सरकार में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने थे। तो योग्य व्यक्ति है, ये तो यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ की नागरिकता इनके पास है। हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ नौकरी करते हैं, उन्होंने चंडीगढ़ की नागरिकता ले रखी है। ऐसे ही अन्य प्रांतों के हमारे प्रदेश में आगे बस गए। कोई ये इनका जो आरोप है झूठा है, बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है, मनगढ़ंत आरोप है। और सच्चाई ये है, ये जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। और देखिए, अब जवाब ये भी दीजिएगा कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, कि बीजेपी युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, तो एक बहुत बड़ा जो सर ग्रुप है यहाँ पर युवाओं का है, जो बीजेपी को चुन के ला रही है सर सत्ता में। फिर वो युवा कौन है? अगर बीजेपी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो फिर किस तरह से गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे जो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वो कैसे डेवलप कर रहे हैं? वो भी तो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया। ठीक है रामराज जी, अभी सवाल मेरा बजरंग दास जी से। हमारी सरकार ने दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी हो रही है, और 10 IMT और बनने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक मिनट रुक जाइए रामराज जी, एक मिनट। हमारे बच्चों को ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। शर्मा जी एक मिनट सर, एक मिनट मैं आऊंगी आपके पास। सवाल अभी मेरा गर्ग साहब से, सवाल अभी मेरा गर्ग साहब से। 5,000 करोड़ का उन्होंने वो MOU साइन करा। ठीक है, 2,000 करोड़ के इन्वेस्टर आ गए हैं, और आने जा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर नायब सिंह सैनी की चलिए, ठीक है रामराज जी, अब रुक जाइए। बजरंग दास जी जवाब दीजिए। मैडम जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वो भी अधोगा के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथी का जवाब भी देना चाहता हूँ। हरियाणा के लोग बाहर उद्योगों में क्यों नौकरी लग रही? इसका एक मुख्य कारण है, यहाँ पर उद्योग बंद हो रहे हैं। यहाँ जब फैक्ट्रियां बंद होगी, यहाँ से लोग पलायन करके और पड़ोसी राज्यों के अंदर जाएंगे। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, फैक्ट्रियों के नाम गिना सकता हूँ। कौन कौन से लोग आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, वो भी तो बता दे। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई बच्चे। रुक जाइए सर, 20 मिनट सर, इस तरह से सर चर्चा खराब हो रही है सर, जवाब सुन लेने दीजिए। ठीक है रामराज जी, आप अपनी बारी में बोलिएगा सर। आपने अपनी बारी में अपनी बात बोल दी, कंप्लीट कर लिया आपने अपनी बारी में अपने जवाब को। अब रुक जाइए, गर्ग साहब का वक्त है सर। ठीक है सर, ठीक है। अभी गर्ग साहब का सर समय, अभी उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, डिबेट करवानी हो तो इनको म्यूट करवा लो। नहीं सर, चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। तकलीफ होगी। मेरा भाई है, सीनियर प्रवक्ता है, क्यों मैं सच्चाई बोल लूंगा? सच्चाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्यों? इन्होंने सिस्टम दूसरा है और हमारा काम सच्चाई का है। और जिस लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, उस लैंड के साथ मैं 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्यों? मैं खुद व्यापारी हूँ, इसलिए बताता हूँ। मुख्य कारण क्या है? आप देखिए, पंचकुला साइड का, अंबाला साइड का, आदर्श आसपास का साइड का जो व्यापार था, उद्योग था, वो चला गया बद्दी साइड में, हिमाचल साइड में। करनाल था, इस साइड का आप देखोगे, यूपी से अंदर चले जाओ आप। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे दुनिया भर के जो उद्योग थे वो बंद हुए, जिसके कारण हमारा जो युवा था, हरियाणा छोड़ के गुजरात में नौकरी लग गया, बम्बई में लग गया, कलकत्ता में लगा, नोएडा के अंदर, दुनिया भर के नोएडा में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, यहाँ तक कि हमारी कॉटन का उद्योग पूरे मतलब फेमस था। ऑल इंडिया के अंदर हमारी कपास जाती थी, आज वो कपास मिलें बंद होकर पड़ोसी राजस्थान के अंदर लगी। 80% दाल मिले, जो हमारी दाल मिले प्रसिद्ध होती थी, दूर दूर तक हमारी दाल जाती थी, 80% हमारी आयल मिलें बंद हो गई। और यहाँ तक कि गांवों के अंदर नमकीन की, बेकरी की, हैंडलूम की, कूलर की, पंखे की, साबुन तेल की फैक्ट्रियां हुआ करती। 70-72% वो फैक्ट्रियां बंद होगी। हमारी गांवों के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता था। कहाँ जाए? दुनिया भर के लोग तो ट्रांसपोर्ट के अंदर नौकरी कर रहे हैं। मेरे कम से कम 50-60 रिश्तेदार हैं, उनके उद्योग भी है और ट्रांसपोर्ट भी है। यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। मैंने भी कम से कम 100-150 लोगों को बाहर रोजगार के लिए भेजा हुआ है। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं हरियाणा के अंदर भी युवा को नौकरी मिल जाए, मगर कहाँ नौकरी? एक उद्योग के अंदर जुड़ते 1000 आदमी की
उसकी फैक्ट्री का यूनिट कम हो गया, 500 की भी आ गई तो 500 निकालेगा, बंद हो गया तो 1000 की 1000 बंद हो जाएगी। ये तो स्थिति रही। मैं एक बात पूछता हूँ, इन्होंने 75% का कानून बना दिया, ये बता दो भाई 75 आदमी गिना दे कि हमने 75 आदमी को इस फैक्ट्री के अंदर नौकरी दिलवाई, वो गिनवा दे। और मैं गिनवा दूं कौन कौन सी फैक्ट्रियों से कितने कितने आदमी निकलकर कहां कहां पलायन करके गए हैं। ये स्थिति है। ये कहते हैं हमारी तो ईमानदार की सरकार है। अरे यार तुम्हारी राज में पेपर तुम्हारे राज के अंदर बिक रहे हैं। और दूसरी बात, आपके राज के अंदर शिक्षा विभाग है, जिस शिक्षा विभाग के अंदर मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। आप कहते हैं हम तो नौकरियां दे रही है। आपने कहा पहले तो प्राइवेट लगते थे, कच्ची नौकरियां मिलती थी। अरे भाई हरियाणा तो बता दे भर्तियां कैसे होती थी बड़े भाई बजरंगदास, आपके टाइम की तो बता दे भर्तियां किस आधार पर होती थी, ये भी तो बता दे मेरे भाई। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके राज में चलिए गर्ग साहब, कौशल रोजगार निगम जो क्या है ये विजेंद्र जी ठेकेदार प्रथा ने लागू कर दी है। आपकी राज में क्या हुआ? आपके राज के अंदर तो सारी कलोई वासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? ये भी तो बता दे बड़े भाई, आपके टाइम में भर्ती होती थी परिवारवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, चलिए ठीक है सर, अभी रुक जाइए, रामराजी जी रुक जाइए अभी। विजेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अभी सर रुक जाइए प्लीज, अभी आप दोनों को रुकना होगा सर, अभी आप दोनों को रुकना होगा प्लीज प्लीज प्लीज। गर्ग साहब, शर्मा जी, ठीक है सर, अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए। सवाल मेरा विजेंद्र जी से है, विजेंद्र जी इनेलो भी बड़े लंबे समय तक रही सत्ता में, बाहरी युवाओं को नौकरी मिलने वाली जो ये समस्या थी, क्या ये तब थी या आपको लग रहा है कि ये अब ज्यादा बढ़ गई है? अभी रुक जाइए गर्ग साहब, प्लीज म्यूट कर दीजिए। गर्ग साहब, रामराजी जी प्लीज सर, अभी सर रुक जाइए, अभी रुकना होगा सर। अब आप ही दोनों एक ही बारे में बोल देंगे सर, फिर बाकी मेहमानों को मैं वक्त कैसे दे पाऊंगी? विजेंद्र जी, इनेलो भी लंबे समय तक सत्ता में रही है, क्या तब बाहरी युवाओं वाली जो समस्या है, ये बाहरी और स्थानीय वाली राजनीति जो अब चल रही है, क्या ये तब नहीं थी? या आपको लग रहा है कि ये अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि धीरे धीरे हरियाणा का विकास हो रहा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकास हो रहा है, उद्योग में भी विकास हो रहा है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हरियाणा में इन्वेस्ट कर रही हैं सर। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि इनेलो के राज में हरियाणा की युवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाता था। और जहां तक बाहरी युवाओं की बात थी तो उनको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, इस सरकार ने आकर के जो डोमिसाइल का रूल चेंज करने का काम किया, 5 साल की कंडीशन लगाई। हमारे टाइम में 15 साल की कंडीशन हुआ करती थी। जो व्यक्ति 15 साल से हरियाणा प्रदेश में रह रहा है उसको हरियाणा का स्थायी निवासी माना जाता था। लेकिन उस रूल को चेंज करके मौजूदा सरकार ने उसको 5 वर्ष करने का काम किया, जिससे हरियाणा के युवाओं के हकों के ऊपर डाका डाला गया। और दूसरी बात, आप उद्योग की बात कर रहे हैं, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे है, इंडस्ट्रियल सर्वे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें दर्शाया गया है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 1446 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, यानी 1446 उद्योग बंद हो गए हैं या यहाँ से प्लान करके चले गए हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे है और सर्वे की रिपोर्ट मैं दे रहा हूं, ये पेपर में छपी हुई है द ट्रिब्यून में। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार 78.48% बढ़ा है और केस बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का डाटा है, ये मेरे पास कटिंग है अखबार की। एनसीआरबी कहता है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में लगभग 79% क्राइम बढ़ा है, वो घटने का काम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार से सरकार के मंत्री अनिल विज ने एक आंकड़ा हम सब के सामने रखने का काम किया, जो कहते हैं कि मैंने मात्र 3 साल का सर्वे करवाया है और 13 डिस्ट्रिक्ट का करवाया, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। तो अब देखिए आप, क्राइम में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में देश में 7वें नंबर पर पहुंचा है। इतना भ्रष्टाचार जो पहले भी था, पहले 10वें नंबर पर था, उसमें सुधार होने की बजाय और भी ग्राफ हमारा गिरता जा रहा है और आज हम पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में 7वें नंबर पर आ गए हैं।
तो किस प्रकार से हम मान ले कि सरकार का सुशासन चल रहा है मैडम जी, सरकार में नए रोजगार देने का काम किया। हमारे शासनकाल में भी बाहरी युवा जरूर आते होंगे, जरूर नौकरियां उनको लगती होंगी, लेकिन उसमें प्रायोरिटी हरियाणा के युवा को इस आधार पर दी जाती थी कि हम 15 साल के रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को ही यहाँ का मूल नागरिक मानते थे और वो उसमें वैलिड होता था। दूसरी बात, जो लोग उद्योगों की बात करते हैं, हमारे लोग युवा जो है बाहर जाकर के उद्योगों में काम करते हैं, दैट इज ए प्राइवेट सेक्टर मैडम। उसमें कोई कहीं का जाए कहीं लगे, वो प्राइवेट ऑनर जो होता है उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब विजेंद्र जी, आपके हिसाब से नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी है? प्राइवेट फर्म में अगर कोई युवा काम कर रहा है या फिर वो कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है तो वो रोजगार की श्रेणी में आप उसको नहीं गिनते हैं? स्किल डेवलपमेंट पर अगर उसके काम हो रहा है, अगर आईआईटी सेक्टर्स बन रहे हैं, अगर युवा वहां लग रहा है, तो क्या वो रोजगार नहीं है सर? जब तक कि सरकारी नौकरी ना मिल जाए आप उसको रोजगार नहीं मानेंगे? तो वही है। और सरकार कितने % को नौकरी देने का काम कर रही है, कितने लोगों को नौकरी देने का काम करे? 3 करोड़ लोगों में से ये 50,000 नौकरी देकर के वाहवाही लूटने का काम करते हैं। क्या ऐसे बेरोजगार को रोजगार मिलता है? रोजगार तो प्राइवेट सेक्टर में ही मिलता है। बट जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमने 75% का कानून लागू करने का काम किया, कहाँ लागू है वो बताइए हमें। क्या वो कानून है? वो सब्जुडाइज हो रखा है कानून, वो रद्द हो चुका है, कहीं लागू ही नहीं हुआ है वो। ठीक है, सुरेश पाठक जी, युवाओं का रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हर सरकार के दौर में रहा है, और अगर हम ये भी देखते हैं कि हर दौर में इस मुद्दे पर राजनीति खूब होती है, लीपा पोती वाली जो स्थिति है ना, वो हर सरकार में हमने ये चीज देखी है। जब जेजेपी बीजेपी के साथ थी तब भी शायद ये परिस्थिति रही होगी हरियाणा में, लेकिन बीजेपी से अलग होने के बाद अब आपको सारी चीजें नेगेटिव नजर आने लग गई है सर, ये कैसे हो गया? जो आप ये बताइए कौन सी नेगेटिव बात आज चैनल पे आपके सामने हुई है बीजेपी की तरफ से? नहीं, बाहरी युवाओं को अगर रोजगार मिल रहा है हरियाणा में तो ये चीजें अगर अभी हैं तो ये चीजें पहले भी रही होंगी सर, एकदम से तो नहीं मिलने लग गया होगा। तब अंदर रहते हुए सर इन चीजों को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? मैं जेजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ। जब आप एयरलाइन से सफर करते हैं और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में एक बात कही जाती है कि आप पहले अपना बचाव कीजिए फिर दूसरे की परवाह कीजिए, तो मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा, जब हरियाणा सरकार है, रिवेन्यू हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता से ले रही है, टैक्सेस हरियाणा की जनता से वसूल रही है, तो क्या रोजगार पे पहला हरियाणा की जनता का नहीं है? सवाल उठाना गलत नहीं है, सवाल उठाना सही है, लेकिन जो जवाब आ रहे हैं वो जवाब गलत है कि उस पे लेके ये आ जाता है। अगर हम कोई सवाल करते हैं ये हारे हुए लोग हैं, ये जवाब नहीं है। इस चीज के लिए बीजेपी सरकार को नहीं चुना लोगों ने। आप मुझे एक बात बताइए, 5500 करोड़ रुपए, अभी मुख्यमंत्री जी जापान गए थे और 5500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, तो अब मेरी तरफ से बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछिए कि उस 5500 करोड़ में क्या आया हरियाणा में, क्या लेके आई है हरियाणा में? अब आप इंडस्ट्रीज की बात आपने की कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो मैं इंडस्ट्रीज की बात पे भी बता देता हूँ। खरखोदा में मारुति का प्लांट आया, दुष्यंत जी लेके आए। उसके अलावा एटीएल बैटरी मेवात में प्लांट आया, वो दुष्यंत जी के उसमें कार्यकाल में आया। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत जी ने एमओयू साइन करवाया, ठीक है। उसके बाद फ्लिपकार्ट का फैसिलिटेशन सेंटर आया हरियाणा में, वो दुष्यंत जी के प्रयासों से आया। तो आप तो बताइए, आपके मुख्यमंत्री जी 5500 करोड़ में क्या लेके आए हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए? सवाल ये है जिससे इनको मिर्ची लगती है कि आपकी सरकार ने क्या किया। आपकी सरकार केवल दुष्यंत जी के किए हुए कामों पर वाहवाही लूटने के अलावा अगर कोई और भी काम किया आप उसे बताइए। आप ये मत जनता ने बताइए कि जीरो क्यों कर दिया, या भी तो बता दे। जनता ने जीरो क्यों कर दिया, या भी तो बता दे। ठीक है, एक मिनट अरे शर्मा जी, 2009 से पहले आप भी अपनी बता दीजिए, और आने वाला टाइम 29 के बाद क्या होगा वो आपको पता है कि क्या होगा? नकारे गए लोग इसलिए अरे 2029 के बाद क्या होगा वो भी बता दीजिए। 2029 के बाद क्या होगा? पढ़ाओगे क्या? आपके आका की तो भ्रष्टाचार में सजा हुई थी नौकरी घोटाले में। सत्ता आने का मतलब ये नहीं है, हमारे को नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे। विपक्ष ये डॉक्टर अगर मस्तक ना होता आपके आगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, ये हमारा एजेंडा है, हमारी सरकार है, मुख्य एजेंडा। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची के। तीन-तीन पीढ़ी खाली चली गई थी, चपरासी के भी तो नौकरी
आज उस घर का बच्चा बिना खर्चे बिना पर्ची के मेरे का क्लास वन लग रहा है, ये हमारी सरकार लगा रही है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। देखिए देखिए एक मिनट सर, रुक जाइए सभी मेहमानों से मैं बोलूंगी सर, चूंकि चर्चा हमारी इस वक्त अपने अंतिम निष्कर्ष पर है। ठीक है, 2 साल हो गए आपकी सरकार है, 3000 रुपए पेंशन नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है 2047 तक, उसको साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। हमारा प्रदेश विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा को पैकेज मिला बाढ़ में, हरियाणा को पैकेज क्यों नहीं मिला? पंजाब को पैकेज मिला, हिमाचल को पैकेज मिला, हरियाणा को पैकेज का 1 रुपया नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ठीक है सर, मैं सभी मेहमानों को रोकूंगी यहाँ पर, सभी मेहमानों को रोकूंगी। रुक जाइए रामराजी जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। सुरेश पाठक जी आप भी रुक जाइए, चूंकि देखिए सर चर्चा हमारी इस वक्त अपने अंतिम निष्कर्ष पर है, तो क्लोजिंग कमेंट की शुरुआत में रामराजी जी सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी। सर सरकार अगर आपकी है तो जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष आपको आईना दिखाएगा, विपक्ष आपसे सवाल भी पूछेगा, क्योंकि अगर मुद्दा यहां पर युवाओं के रोजगार का है तो सर इस मुद्दे पर हमेशा राजनीति हुई है। हमेशा जो मैनिफेस्टो बनता है उसमें यही दावे किए जाते हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बीजेपी ने एक ठोस कानून बनाया है युवाओं के रोजगार के लिए, और साथ में यह भी कहा गया है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। लेकिन उसके बावजूद भी सर ये स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला जो ये एक नया टैग जो इस वक्त बीजेपी पर लग गया है, इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? ये चीजें कब तक खत्म होगी? सर क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये तो बात यहां पर हरियाणा के हक की भी है, हरियाणा के युवाओं की भी है कि अगर वो टैक्स आपको दे रहे हैं, अगर वो वोट आपको दे रहे हैं, तो फिर रोजगार के लिए उनको हरियाणा से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? देखो ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, और तो इनको कुछ बहाना मिलता नहीं। कभी तो वोट चोरी का बहाना लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं, कभी कोई आरोप लगाते हैं। ये बौखलाहट में उल्टे सीधे उलझुल बातें करते, उल्टे सीधे फैसले लेते हैं। ये बौखला गए, जनता ने इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएं? ये बहाना ढूंढते रहते हैं नया। पीछे इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया था हमारे ऊपर, जनता ने नकार दिया, सारा झूठा पाया। यानी इस वक्त हरियाणा में युवाओं को नौकरी मिल रही है सर? मैं आपके इस जवाब से ये मानूं, सच्चाई है सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के दिया। ठीक है, यानी आपके इस जवाब से मैं ये मानूं कि युवाओं को नौकरी मिल रही है बीजेपी राज में। ठीक है, भर्तियां निकाली जा रही है, और अगर इनका भर्ती रोकोगे इंटरफेयर नहीं करता, और भी ज्यादा रोजगार देते हैं हम। चलिए ठीक है रामराजी जी। बजरंग दास जी क्लोजिंग कमेंट के साथ साथ जवाब दीजिएगा। बीजेपी कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं, भर्तियां हम निकाल रहे हैं, भर्ती रोको गैंग तो आप हैं। मैडम जी, हमारा धर्म बनता है कि जनता की जो समस्या है वो हम उठाएं, इसलिए हम कह जाते हैं हरियाणा सरकार, भाजपा की सरकार युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं का रोजगार छीन रही है। और आजकल पढ़ा लिखा युवा, डबल MA किया युवा PN की नौकरी के लिए हरियाणा के अंदर धक्के खा रहा है, पूरे देश के अंदर धक्के खा रहा है। और ये चलिए ठीक है सर, मैं बहुत माफी के साथ सभी मेहमानों को यहां बीच में रोकना चाहूंगी, क्योंकि वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। रामराजी जी, बजरंग दास गर्ग जी, विजेंद्र रेणु जी और सुरेश पाठक जी, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए युवाओं के रोजगार को लेकर जो राजनीति है वो हर दौर में हमने देखी है। मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि किस पार्टी की सरकार है, मुद्दा यहां पर यह है कि जो वादे युवाओं से किए जा रहे हैं वो वादे, वो पार्टी किस तरह से, वो सरकार किस तरह से निभा रही है। क्योंकि युवा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की। तो मेरे साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।